वेलकम गाइस टू द थर्ड लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो अभी तक हमने देखा इसके बेसिक्स क्या थे, हमने कंडीशंस देखी कि कब किसी इक्वेशन के हम सॉल्यूशन ला सकते हैं, कितने ला सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने पहला मेथड पढ़ा जो कि था ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड, और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आज हम अलजेब्रिक मेथड से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक की जगह दूसरे को लाना। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन दी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और x प्लस 4y इक्वल टू 9। तो सेकेंड इक्वेशन में से हम x को लिख सकते हैं 9 माइनस 4y। अब x की जो हमें वैल्यू मिली है सेकेंड इक्वेशन से, इसे हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, तो इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 9 माइनस 4y। तो अब ये इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, और ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व करना जानते हैं, तो इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 2 इंटू 9 18 माइनस 2 इंटू 4y माइनस 8y प्लस 3y इक्वल टू 8। तो 18 माइनस 5y इक्वल्स टू 8। तो यहां से हमारी y की वैल्यू आ गई 10/5 यानी कि 2। अब इस y की वैल्यू को हम x में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां से हमें x की वैल्यू भी मिल गई। तो हमारा आंसर आ गया, ये 9 माइनस 8 होगा इक्वल टू, तो हमारा आंसर हो गया 1,2। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 1,2। तो अब इसको, ये तो आंसर हो गया, सॉल्यूशन इतना ही था, बट हम फिर भी इसको एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखते हैं 1,2। सो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। 8 ही है, मतलब सही है। सेकेंड इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। x प्लस 4y इक्वल टू 9 यानी कि 1 प्लस 4 इंटू 2, ये भी 9 आ रहा है, तो ये मतलब सही है, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। ये बस एक वेरिफिकेशन का मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसमें हमने एक इक्वेशन से y को x के टर्म्स में लिख लेंगे या x को y के टर्म्स में लिख लेंगे, और फिर जो, मतलब अगर हमने y को x के टर्म्स में रखा है, निकाला है, तो फिर हम y को सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो जिससे ये हमारी इक्वेशन सिर्फ सिंगल वेरिएबल में बचेगी, जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट इसको भी सॉल्व करने से पहले एक बेसिक चीज है जो मैं इस क्वेश्चन में करना भूल गया, और जो हमें इस पूरे चैप्टर में करनी है। कभी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि उसका नो सॉल्यूशन है, कि यूनिक है, कि इनफाइनाइट है। इस क्वेश्चन में भी एक बार करके देख लेते हैं। 2/1 और 3/4, तो इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। इसमें भी देख लेते हैं 3/4 और 5/6, इक्वल नहीं है तो नो मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें पहली इक्वेशन को लेके चलते हैं। इसमें दिया है 3x प्लस 5y इक्वल टू 34। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5y इक्वल टू 34 माइनस 3x और y इक्वल टू 34 माइनस 3x अपॉन 5। अब यहां से हमने y को निकाल लिया x के टर्म्स में, तो हम इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं। 4x प्लस 6 34 माइनस 3x अपॉन 5, और ये 42 के इक्वल दिया हुआ है। तो बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। 20x प्लस 6 34 माइनस 3x इक्वल टू 42। सो ये बन गया कुछ 20x प्लस 6 इंटू 34 माइनस 18x इक्वल टू 42 इंटू 5। तो यहां से 20x माइनस 18x यानी कि 2x प्लस 34 इंटू 6 यानी कि 204, और 42 इंटू 5 यानी कि 210। तो यहां से आ गया हमारा 2x इक्वल टू 210 माइनस 204 यानी कि 6, और x इक्वल टू 3। तो यहां से हमें x मिल गया। अब हम x की इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो इससे y मिल जाएगा।
y इक्वल टू 34 माइनस 3 इंटू 3/5, यानी कि 34 माइनस 9/5, यानी कि 25/5, यानी कि 5। तो हमें इसकी वैल्यूज मिल गई 3,5। तो ये इसका आंसर हो गया। बट हम इसको एक बार वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 34, 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। तो ये 34 के ही इक्वल आ रहा है, मतलब हमने जो किया है सही किया है। ऐसी सेकंड इक्वेशन भी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, इसका भी सेम ही मतलब इससे भी आप वेरीफाई करेंगे तो 42 ही आएगा। 4x प्लस 6y करेंगे तो 42 ही आएगा। अब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो हम इसमें पहले इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं और इसमें x को y के टर्म्स में लिख के देखते हैं। 7x प्लस 8y इक्वल टू 40 गिवन है, तो 7x हो जाएगा 40 माइनस 8y और x हो जाएगा 40 माइनस 8y अपॉन 7। तो यहाँ से हमने x को निकाल लिया y के टर्म्स में, तो हम सेकेंड इक्वेशन में से रख देते हैं। 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 30, 40 माइनस 8y अपॉन 7 प्लस 2y इक्वल्स टू 30। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। टू 200 माइनस 26y इक्वल टू 210। तो माइनस 26y इक्वल टू आएगा 10, y इक्वल टू माइनस का 10/26, यानी कि माइनस का 5/13। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम x में रख देते हैं, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x हो जाएगा हमारा 40 माइनस 8 इंटू माइनस 5/13 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा हमारा 40 प्लस 40/13 अपॉन 7। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 560 अपॉन 13 इंटू 7, यानी कि 7 से कैंसिल हो जाएगा 80, तो ये आ जाएगा 80/13। हमारी x कॉमा y की वैल्यू है 80/13 और माइनस 5/13। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को इसमें रख के देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। 7x प्लस 8y, तो यहाँ से x है 80/13 और 8 इंटू माइनस 5/13। तो 7 इंटू 80 यानी कि 560/13 माइनस 8 इंटू 5 यानी कि 40/13। तो ये आ गया 520/13 और 520/13 यानी कि 40। और हमारा RHS में भी 40 दिया, मतलब हमने सही किया। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं और आप करके देखेंगे तो मतलब आपको पता चलेगा कि यही सही आंसर है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अभी जो हमने क्वेश्चन किया इनका एक यूनिक सॉल्यूशन था। अब देखते हैं अगर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिए हो तब क्या होता है। वैसे तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हो तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बट फिर भी देखते हैं अगर हम उसमें इस मेथड से प्रोसीड करते हैं तो क्या होता है। तो अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन को मतलब ऐसा है जिसका हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इसमें a1/a2 1/2 आ रहा है और b1/b2 भी 1/2 आ रहा है, बट c1/c2 1/2 नहीं है। तो इसका हमें पता है नो सॉल्यूशन मिलेगा, पर फिर भी हम इसे एक बार सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 9। तो इसमें से आ जाएगा 2x इक्वल टू 9 माइनस 4y, x आ जाएगा 9 माइनस 4y अपॉन 2। तो अब ये इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रख के देखते हैं। 4 इंटू 9 माइनस 4y अपॉन 2 प्लस 8y इक्वल टू 16। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू 9 18 माइनस 8y प्लस 8y इक्वल टू 16। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे कुछ अजीब सा ही आंसर आ गया 18 इक्वल टू 16। बट ये तो होता ही नहीं है, ये तो गलत है, हम पहले से ही जानते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है 9 माइनस 4y अपॉन 2, ये हम इसमें रखेंगे तो y की कोई वैल्यू आ जाएगी, पर वो नहीं आ सकती।
बिकॉज एक्स और वाई की कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं। इन क्वेश्चंस में ऐसा इसीलिए हो रहा था, जैसे हमने इसमें x इक्वल टू 9-4y लिखा, क्योंकि इन दोनों में एक ऐसी वैल्यू थी जो कॉमन है x और y की, जो कि 1/2 हमने निकाली। अगर आप इसमें 1/2 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है और इसमें भी कर रहा है, इसीलिए हमने उसको इसमें रखा तो हमें y की वैल्यू मिली। बट इस क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन है, दो पैरेलल लाइन है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं, तो इसमें कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पर फिर भी हमने x को y के टर्म्स में लिख के इस इक्वेशन में रख दिया, बट हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं, और हमने ऐसा कर दिया तो हमारा ये अजीब सा ही आंसर आ गया 18 इक्वल टू 16। तो अगर आपने कभी गलती से पहले चेक नहीं किया और क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड कर गए तो बाद में भी आपको पता चल ही जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, और इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये भी सेम सिमिलर है, बस इसमें मैंने C1 की वैल्यू 8 कर दी है। तो इसमें से A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, और C1/C2 भी 1/2 है। तो हमें पता है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बट अगर हम इसे करके देखते हैं तो क्या होगा, तो उसको करके एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में थी 2x + 4y इक्वल टू 8, तो 2x हो जाएगा 8 - 4y, x हो जाएगा 8 - 4y अपॉन 2, जिसको हम 4 - 2y लिख सकते हैं। अब इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं, 4x + 8y इक्वल टू 16, 4 × 4 - 2y + 8y इक्वल टू 16। तो यहां से है 16 - 8y + 8y इक्वल टू 16, तो ये कैंसिल हो गया, तो 16 इक्वल टू 16। तो ये वैल्यू तो सही है, ये बात तो सही है। जैसे इसमें देखा हमने कुछ गलत सा आ रहा था 18 इक्वल टू 16, इसमें आ सही रहा है 16 इक्वल टू 16, बट हमें x और y की वैल्यू नहीं मिली। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में एक वैल्यू थी जो कॉमन थी, इसमें कोई नहीं थी, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज है। बिकॉज ये एक ही इक्वेशन है एक तरीके से, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, पर फिर भी हमने ऐसा माना कि कोई एक ही वैल्यू होगी x और y की कॉमन, और x की वो वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन में रख दी। तो उससे हमें कुछ ऐसा मिल गया 16 इक्वल टू 16। x और y की वैल्यू नहीं मिली क्योंकि उनकी कोई एक वैल्यू है ही नहीं, इस बार उसकी इनफाइनाइट वैल्यू है। तो हमने गलत तो नहीं किया, क्योंकि हम रख तो सकते हैं बिकॉज कॉमन पॉइंट्स होंगे, बट वो इनफाइनाइट होंगे, इसीलिए हम उन्हें फाइंड नहीं कर पाए। तो अगर आप देखें कभी ऐसा आ गया तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, और इसको आप इसीलिए पहले ही चेक कर सकते हैं। इसीलिए हम कभी भी इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसमें चेक करते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा कि अगर हमको मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में निकाल लीजिए। जैसे हमने इसमें x को y के टर्म्स में निकाला, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में रखा, तो ये सिंपल सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन गई जिसको हम सॉल्व करना जानते हैं। तो इससे हमारी y की वैल्यू आ गई, फिर y को इसमें x में रख दिया तो x की वैल्यू भी आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट अगर उसमें नो सॉल्यूशन हो तो आप कुछ ऐसी कंडीशन पे मतलब कुछ ऐसे आंसर पे आ जाएंगे जो कि ट्रू नहीं है। बिकॉज उसमें नो सॉल्यूशन है तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते, बिकॉज इसमें x और y का ये ऐसी वैल्यू को वो कर रहा है जो दोनों में कॉमन हो, बट इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, इसीलिए हमें गलत रिजल्ट मिला। तो इन नो सॉल्यूशन को तो हम कर ही नहीं सकते। उसका नो सॉल्यूशन है तो हम उसे किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसका कभी आंसर आने ही नहीं वाला। और अगर आप इनफाइनाइट में कर देंगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा, और ऐसा आंसर इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसकी वैल्यूज तो है बट वो इनफाइनाइट है, इसीलिए वो कोई एक वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे इस मेथड से। इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है, फर्स्ट में आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड आ जाएगी। ये बात हम शुरू से देख रहे हैं। तो इस लेक्चर में हमने मेनली समझा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो जिसका ये सिंपल सा प्रोसीजर है। बाकी किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बार कंडीशन चेक कर लेनी है कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है या यूनिक है। अगर यूनिक है तभी आप उसको सॉल्व करें, अगर नो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अलजेब्रिक मेथड्स में भी पहला मेथड देख लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स चाहते हैं तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।